प्यारे बच्चों, आज हम जो पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है संस्कृति। इससे पहले हमने आपको रुचिरा पुस्तक से 7th का शुरू करा रखा है सिलेबस, और उसमें कई चैप्टर्स हम कर भी चुके हैं। और प्रारंभिक ज्ञान हमने दिव्यम पुस्तक से दिया है। संस्कृति की भी हम पूरी सीरीज़ आपके साथ चलाएंगे, ठीक है। तो ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक है संस्कृति संस्कृत पाठमाला, और फर्स्ट पार्ट है इसका, ये जो 6 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम पहला चैप्टर आज लेंगे। सबसे पहले जो रिकैप किया जाता है, रिवीजन किया जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो 5th वाले में, संस्कृत वर्णमाला। तो सबसे पहले बताया है इसमें वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसमें खाली रिकैप है। फिर स्वर, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13, जो निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब आप कहोगे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ये आपको पहले बताया जा चुका है, फिर बता देते हैं। ह्रस्व कहते हैं छोटे स्वर को, जिसमें मात्रा नहीं है, जैसे अ, इ, उ, री। जब आप छोटे थे तो मम्मा आपको या टीचर पढ़ाती थी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इस टाइप से पढ़ाते थे। तो वही शब्दों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और री और री, ये 5 हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बड़ा आ, ई, ऊ, ऋ। फिर संयुक्त स्वर ए, ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। इसके पश्चात व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में? व्यंजन 33 होते हैं, जो निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन से 3 भागों में व्यंजन विभाजित किए जाते हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और इसमें देखिए वर्णमाला पूरी बनी हुई है। तो क से लेकर म तक के जितने व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इनके प्रथम अक्षर से ही, इन प्रथम वर्ण से ही इनका वर्ग कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, प्रथम वर्ण है क, तो ये क वर्ग कहलाएंगे। दूसरा है च, छ, ज, झ, ञ, तो च से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसको हम च वर्ग बोलते हैं। फिर है ट से प्रारंभ हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये ट वर्ग कहलाता है। फिर त वर्ग, जो ता से प्रारंभिक होता है, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, ये प से प्रारंभ होता है, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे सारे स्पर्श व्यंजन हैं जो हमने आपको प्रारंभ। इस प्रकार आपने देखा कि क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अंतस्थ। तो अंतस्थ किसे कहते हैं? य, र, ल, व, ये व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म कहते हैं श, स, ह, ठीक है। तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श का से माँ तक के व्यंजन, अंतस्थ यार अलावा, और ऊष्म व्यंजन श, स, ह। इनके अतिरिक्त 2 अयोगवा भी होते हैं। नया शब्द आया ये अयोगवा। अयोगवा भी होते हैं। तो अयोगवा किस किस को कहते हैं? अनुस्वार। संस्कृत में जब हम शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। तथा शब्द के आगे जब विसर्ग लगाते हैं, जैसे संस्कृत में अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो हम उसके आगे विसर्ग लगा देते हैं। विसर्ग मीन्स डबल डॉट, जब हम लगा देते हैं तो वो संस्कृत का शब्द बन जाता है। तो 2 अयोगवा क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। आगे देखिए, सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं।
वास्तव में इनका अपना स्वरूप प्रत्येक व्यंजन के नीचे तिरछी लकीर हलंत लगाने से स्पष्ट होता है। आप में से कई बच्चों को लगता है मैम ये वर्ण के नीचे टेढ़ी लाइन क्यों लगी हुई है, उसको हम संस्कृत में हलंत कहते हैं। जब हम किसी भी वर्ण को बिना स्वर के लिखते हैं, जैसे कि हमने आपको परिभाषा में बताया था कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, तो जब बिना स्वरों की सहायता के जब हम लिखते हैं तो उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, अर्थात वो व्यंजन आधा है, बिना स्वर की सहायता का है। और जब उसमें स्वर लगा देते हैं, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, स्वरों के बिना इनका उच्चारण न होने से इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है और हलंत का लोप हो जाता है। जब हम इन्हें स्वरों के साथ लिखते हैं तब हम हलंत नहीं लगाते हैं, तब हलंत लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे क प्लस अ, तो हम हलंत हटा देंगे, क हो गया। त प्लस अ, हलंत हटा देंगे, त बन गया। म प्लस अ इक्वल टू म आदि। इसके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण भी होते हैं। तो संयुक्त वर्ण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे वर्ण जो जब दो व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान से देखो इसकी डेफिनेशन, जब दो व्यंजन बिना स्वर के मिलाए एक कर दिए जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है ज। ज देखिए किस किस से मिलकर बना है, ज्ञा। ज और न्या से मिलकर बना है ज्ञा, जिस शब्द को हम बोलते हैं ज्ञानी, ठीक है, वो बना है ज और न्या से मिलकर। उसके बाद श, कक्षा वाला जो श होता है, क्षत्रिय वाला जो श होता है, वो क प्लस श से मिलकर बना है। फिर है विद्या, द्या, द प्लस य मिलकर द्या बनता है। और त्र, त प्लस रा मिलकर त्रा बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, श त्र ज्ञ श्र द्या, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हम आपको इसी में करा देते हैं, जैसे वर्णों को अलग अलग करना। ध्यान से देखो, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल शब्द है तो हम उसको अलग करेंगे, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, तो हमारा बन जाएगा कमल, ठीक है। देखिए अब इसमें हमने हलंत लगाया है, तब ये अ से रहित है, स्वर से रहित है, लेकिन जब स्वर मिला दिया इसमें तो ये पूरा वर्ण बन जाता है। कमल शब्द के अंत में अ है तो वो अकारांत कहलाएगा। ऐसे ही लता शब्द का जब हम विग्रह करते हैं तो ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, तो इसके अंत में बड़ा आ है तो ये शब्द आकारांत कहलाते हैं। जैसे प्रारंभ में जो वर्ण होता है वो वर्ग उससे बनते हैं, जैसे क ख ग घ ङ हमने आपको अभी बताया, तो वो कवर्ग होता है। लेकिन जब हम वर्ण का विच्छेद करते हैं तो उसके अंत में जो स्वर आता है, जैसे कमल में अ स्वर आया तो वो अकारांत कहलाएगा, लता में आ स्वर आया तो ये आकारांत कहलाएगा। ऐसे ही मति, म प्लस अ प्लस त प्लस ई, मति में ई आया तो ये इकारांत कहलाता है। नदी में न प्लस अ प्लस द प्लस ई, तो ये ईकारांत कहलाता है। ऐसे ही उकारांत, उकारांत, उकारांत में गुरु, उकारांत में वधु, रीकारांत में पितृ इत्यादि वर्ण उच्चारित किए जाते हैं।
तो ये आपका पहले का पढ़ा हुआ चैप्टर है, उसको खाली रिवाइज कराया गया है। इसकी एक्सरसाइजेज हम अगले वीडियो में आपको करवाते हैं। और जो भी अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हो। तब फिर इसके ग्रामर पोर्शन में दोबारा दूसरे पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।